नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, उसके ख़िलाफ़ में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उस पर सुनवाई से। नाज़रीन, आपको बता दें, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मंजूर होने के बाद उस पर मंजूरी सदर जमहूरिया की भी मिल गई थी, जिसके ख़िलाफ़ में मुस्लिम तंजीमें, सियासी जमातों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर पिछली मरतबा सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ चीज़ों पर अपने ख़दशात का इजहार किया था। उसके बाद फिर अब एक अगली तारीख़ सुनवाई के लिए 5 मई मुकर्रर की थी। आज उस पर सुनवाई होने वाली है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। ये देखिए, कायम जो है हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हमने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 80 जो है दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी हुकूमत के वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़, और इस क़ानून पे रोक लगाने का जो है मुतालबा करते हुए ये दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। तो 80 दरख्वास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इब्तदाई रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 नुकात को जो है गैर कानूनी करार दिया था, और इम्प्लीमेंटेशन उन नुकात पे उसने पूरे कानून पे तो रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन 3-4 अहम नुकात के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी थी। ख़ास तौर पर वो जो वक्फ जायदाद जी हैं जिसकी डी नोटिफाई करना, जी और फिर जो है तखर्रुर का जो मामला है, जी वक्फ बराए यूज़र, जी जो वक्फ बराए यूज़र जो है जी उस पे, और जो गैर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में तखर्रुर के तकर्रुर, मामलात में, दो और चीज़ों पर एतराज़ भी जताया था अदालत ने वाज़ेह तौर पर। जो है मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है पूरे इख्तियार देने के मामले पे अपनी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो बहरहाल जो है अहम तरीन समाअत हम कह सकते हैं आज जो ये होने जा रही है। और अब देखने वाली बात यह है, देखिए मसला ये हुआ कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो है हुकूमती नुमाइंदे से जो है तफसीलात तलब की थी कि किस बुनियाद पे ये कानून बनाया गया है, और ये चारों नुकात जो है जो हमारे आइन से टकराती हैं, इन नुकात के कानून में शामिल करने की वजूहात क्या थी। और फिर उन्होंने जो है जेपीसी की भी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने जो मतलब है कि जो रिपोर्ट दी थी हुकूमत को, उसकी भी तफसीलात मांगी थी। तो फिर हुकूमत के वकील ने ये कहा था कि हमें इसके लिए टाइम चाहिए। जी, फौरी तौर पे जो है उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे तो हम जो है ये सारी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट को फराहम नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट दी थी। तो फिर समाअत का जो है अब आगाज़ हो गया है। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि देखिए, जो मुस्लिम फ़रीक हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हो, मुस्लिम फ़रीक़ों के अलावा देखिए मुस्लिम फ़रीक भी जो है चैलेंज किया था क़ानून को। जी, मुस्लिम फ़रीक़ों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी चैलेंज किया था, आम आदमी पार्टी ने भी चैलेंज किया था, और डीएमके ने भी चैलेंज किया था, और भी बहुत सारी जो है सियासी जमातें भी जो है इस क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। तो यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग, बल्कि आज से जो दोबारा समाअत का जी, आगाज़ हुआ समाअत है, का सिलसिला ये जो दोबारा शुरू, ख़ास काफ़ी अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये कानून मुल्क के आइन की मुख्तलिफ दफ़ात से टकराता है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पे रोक देना चाहिए। इस पर रोक लगाने का जो है जी, उनका मुतालबा है। तो अब देखने वाली बात यह है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी जो है इस कानून पे रोक लगाने से इनकार किया था। गो के सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 जो है फैसलों को गैर आइनी करार गैर दिया आइनी था। करार दिया। जी सज्जा साहब, यहाँ पर एक बात ये है कि जी जब कभी भी अदालत किसी कानून के ख़िलाफ़ में पार्लियामेंट में बना हुआ जो कानून है, वो कानून के ख़िलाफ़ में जब जो मुतासरीन हैं, मुतासिर होने वाले हैं उस कानून से, जब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या फिर सियासी जमातें
जो है जब जब उनको लगता है कि ये आइन के खिलाफ में काम हो रहा है, जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदालत का दरवाज़ा जब खटखटाने के बाद जब अदालत इन पर सवाल पूछती है, और मतलब अगर किसी चीज़ को जिस तरीके से आप हमारे सामने आर्टिकल 370 का मामला है वो भी अदालत के पास गया था, अदालत ने उस पर जो हुकूमत का जो फैसला है वो सुना दिया था। मगर उसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी मतलब क्लॉज में अगर अदालत कह रही है कि इसमें तरमीम लाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो हुकूमत का जो नुमाइंदा वकील होता है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल अदालत को ये कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं बोल के जब अदालत में ये बात पेश कर दी जाती है तो अदालत उस पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो उसका मतलब ये एक तारीख मुकर्रर नहीं होती, कब तक इस बात को अंजाम देंगे आप, उसका कोई ख़तई फैसला नहीं होता वहाँ पर, तो उसको तातुल का शिकार बना दिया जाता है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए अभी भी जो पहली समाअत थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो हुकूमत की जो है ज़मीन को हिला गए थे, लेकिन उसके बाद हुकूमती हलकों से जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, देखिए सीधी सीधी बात ये कि हुकूमत के जो एमपीज़ थे, कुछ हम जो है यहाँ नाम नहीं लेंगे, उन्होंने साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिए थे और कहा था कि जब हमारा जो है पार्लियामेंट कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं होना चाहिए उसमें मुदाखलत का। मतलब ये कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, पार्लियामेंट से ऊंची चीज है, पार्लियामेंट से ऊपर नाम लेने का क्या इसमें ये वाजे है, खुली किताब है। निशिकांत दुबे ने इस तरीके का रिमार्क अदालत के ऊपर दिया था जब अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 5 तारीख तक मुलतवी कर दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई दी थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजश की थी। तो निशिकांत दुबे जो दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ अदालत झोंक रही है। आप अदालत को वार्निंग दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये वार्निंग दी थी और उनके खिलाफ भी जो है अदालती जो है हद तक का मुकदमा भी दायर किया गया है, बल्कि उनकी रुकनियत ख़त्म करने का, मुअत्तल करने का भी मुकदमा दायर किया गया है। देखिए दूसरी जानिब जो नायब सदर थे हमारे चेयरमैन राज्यसभा, उन्होंने भी जो है कुछ रकीक हमले किए हैं, रिमार्क किए। जगदीप धनखड़ ने भी जो है कुछ रकीक जो है रिमार्क किए हैं सुप्रीम कोर्ट पे। वो भी जो है तशवीशनाक बात है कि जो है अब राज्यसभा के चेयरमैन हैं, नायब सदर जमहूरिया हैं, उनकी तरफ से देखिए यहाँ ये सबसे अहम मसला ये है कि जब बीजेपी ने पार्लियामेंट में कानून पास किया और उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट रिमार्क करता है आइन की बुनियाद पे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिमार्क होगा वो आइन की बुनियाद पे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब आइन की बुनियाद पे रिमार्क करता है और कहता है कि ये जो कानून बनाया गया है इसमें जो फैसले आपने किए हैं मुसल्लत करने के, ये आइन की नफ़ी करते हैं, तो फिर जो है बीजेपी को गुस्सा क्यों आता है? बीजेपी अपने आप को ऐसा मालूम हो रहा है कि बादशाह समझने लगी है कि हम जो चाहेंगे करेंगे। मुल्क के आइन से अपने आप को बड़ा समझने का जब गुमान या बदगुमानी पैदा हो ये इस मुखालते में जब आप आ जाते हैं तो इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयानात निकलते हैं। देखिए आप अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल पे बहस चल रही है, वो बहस के दौरान अगर आप अपोजिशन पार्टियों से इस तरीके के खिताब करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि ये इसी वक्फ बिल के जब पेश किया जा रहा था उस पर बहस चल रही थी, तो अमित शाह ने वजीर दाखिला के हैसियत से कहा था कि ये हमारे पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, सबको मानना पड़ेगा, क्या हमको धमका रहे हो? इस तरीके की जो गुफ्तगू अमित शाह की थी। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी चीज पर बहस चल रही है, अदालत जब फैसला सुनाता है तो अदालत जो है वो मुहाफिज है हमारे आइन का। बिल्कुल, अदालत जो है, अदालत की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी आईनी खिलाफ वर्जियां हो रही है, आईनी उसूल और इक़दार पामाल किए जा रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये अदालत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अदालत जो है वो हमारे आइन का मुहाफिज है। बिल्कुल मुहाफिज है और अदालत की जिम्मेदारी है कि वो जो है आइन के उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाए और उसी हिसाब से फ़ैसले दे। तो बहरहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो इब्तिदाई समाअत में तो बहुत सारे जो है सवाल किए थे कि रात में 2 बजे तक आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने 2 बजे रात तक जो है बहस करा के कानून पास किया।
आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने 2 बजे रात तक राज्यसभा में बहस, 3:30 बजे तक बहस करा के रात में एक कानून पास किया? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि जो है सदर जमहूरिया ने दूसरे ही दिन जो है इस पे दस्तखत कर दिए? सभी पे जी सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जी और ये चीज़ बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, और बीजेपी ने धीरे धीरे अपने मोहरे छोड़े हैं। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट देखिए, क्या अदालत मौका। को पहले भी गुमराह किया गया है जी बरसर इक़्तिदार सियासी जमात की जानिब जी से। जो अक्सरियत जिनकी होती है जी अरकान पार्लियामेंट की, इससे कबल भी बहुत सारे मामलात में 2014 से लेकर 2024 तक बहुत सारे मामलात जी में हुकूमत ने अदालत को भी गुमराह किया है। जी तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ये देखते हैं कि ये सुनवाई होती है, फिर अदालत के क्या रिमार्क सामने आते हैं, उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में ज़रूर बहस करेंगे। इसी जी दौरान किरण रिजिजू जो जी कानून वजीर कानून हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल पे या फिर या किसी एक मुकाम पर कुछ बात चल रही थी उनका, वो मुबाहिसे में वो भी हिस्सा ले रहे थे, उनका इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ की मुखालिफत कर रहे हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं, मगर हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। आप एक रुझान आप इस तरीके के बयान के ज़रिए से आप देना चाह रहे हैं। आप इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है सज्जाद साहब हमें। आप अक्सरियती जो जी तबका है मुल्क का, उसको गुमराह कर रहे हैं इस तरीके के बयान के ज़रिए से। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जो वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है वो मुसलमानों की ताकतवर आवाज़ें हों, मगर हमें फ़र्क इशारा नहीं वही पड़ता। है। हाँ मगर हमें फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता। मतलब ये कि ना मुसलमान हमें से उसकी हमको फिक्र फ़र्क नहीं पड़ता है। है। सीधी सी बात है कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो मुसलमानों की ताकतवर आवाज़ें हों, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सीधे मानों में आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सारे इंडिया का मुसलमान आज सरापा एहतजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद गो के इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन फिर भी मुजाहरे जारी हैं। मुल्क के हर शहर में मुसलमान जहाँ सड़कों जहाँ पे पर हैं। भी वक्फ जी को लेकर मुजाहरे हो रहे हैं, जी वहाँ वहाँ पर पहलगाम जी व दहशतगर्द वाक़े में जो लोग हलाक हुए हैं, जी उनसे इजहार यगानगत का भी जनाब, मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जाद साहब, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर मुसलमानों की ताकतवर आवाज़ होंगे। एक तरफ आप वो लोग जो वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें मुसलमानों की मजबूत आवाज़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। जी दूसरी तरफ आप जो अक्सरियती तबका है, इस मुल्क के दीगर अपनाए वतन हैं, उनमें एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सियासत जो है बीजेपी की अजीब नौइयत की सियासत है, जो दिख रही है हमको भी कि हर चीज़ को आप जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ना चाहते हैं। नफ़रत फैलाने की कोई भी जो है मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद भी आपको याद होगा कि गोदी मीडिया ने तो आग लगा दी थी। पूरी तरीके से उनके मुंह से शोले निकल रहे थे मुसलमानों के ताल्लुक से, और इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया है कि लोगों ने उकता के कहा। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान तो देखते ही नहीं है गोदी जी मीडिया, जी लेकिन जो लोग देखते थे, जो मतलब एक है जो हिंदू और गैर मुस्लिम देखते थे, उन्होंने भी आखिर कहा कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं, अब हम ये नहीं देखेंगे। जी तो नतीजे में मुसलसल टीआरपी गिर रहा है जी गोदी मीडिया का, लेकिन उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि हमको इस प्लेटफार्म से हमको कहा गया है, हमको हुक्म दिया गया है आग लगाने के, जी। हमको हुक्म दिया गया है कि नफरत भाई, फैलाओ। टीआरपी अगर गिरती है तो जी, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं उनको पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि वो जो हैं आजकल दुनिया की सबसे दौलतमंद सियासी जमात की तर्जुमानी कर जी रहे हैं बिल्कुल टीवी बिल्कुल चैनलों के बिल्कुल स्टूडियोज़ में बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसा मालूम होता है, देखिए ये जो रुझान है या फिर ये आप दौलत के बलबूते पे मीडिया, देखिए मीडिया को इंडिया में जो है आइन ने मुल्क का चौथा सुतून, जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया है। जी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत के नाक में नकील डालता है, जी लेकिन मीडिया मुल्क में हुकूमत की नाक में नकेल डालने का काम करता है।
हुकूमत अगर कोई गलत काम करती है तो मीडिया ही वो सबसे बड़ा ताकतवर एक जो है ज़रिया है जो हुकूमत पे तनकीद करता है और हुकूमत को तंबी करता है और उसको राह रास्त पे चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया गया है। लेकिन महज चंद टकों के लिए अगर ये मीडिया के इदारे हुकूमत के ग़ुलाम बन जाएंगे और फिर वो चौथे सुतून को कोलैप्स कर देंगे, अगर गिरा देंगे जमहूरियत, देखिए जमहूरियत का एक सुतून गिर जाएगा तो फिर जमहूरियत के लिए कितना बड़ा खतरा है, सोचने वाली ना बात सिर्फ चौथा सुतून, ना सिर्फ 1% बल्कि सज्जाद जी। साहब वो राज्यसभा की सीट भी है जी। या फिर प्रेस एकेडमी की चेयरमैनशिप भी है। बहुत ऐसी सारी बहुत सारी देखिए- मराहत हैं देखिए जिनके जरिए लोग तो ये कह रहे हैं कि करोड़ा रुपया दिया जा रहा जी, है, करोड़ा रुपया, हजारों करोड़ और रुपए फिर दिए जा वो रहे जो है जिस तरीके का कांग्रेस इल्जाम बीजेपी पर लगाती है सरमाएदार दोस्त, जी। वो सरमाएदार दोस्तों के ही कई बड़े टीवी चैनल जो हैं उन्होंने खुद खरीद लिए हैं। खरीद लिए हैं, तो वो बिल्कुल। सरमाएदार दोस्त जो हैं वो पूरी हर तरीके से वो जो ठेके होते हैं, जो जी। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जी। वो कॉन्ट्रैक्ट के इवज में आप यहाँ पर इस तरीके से हुकूमत की मदद कर रहे हैं। जी। देखिए आपने जो तस्करा किया कि हुकूमत के दोस्त, तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि NDTV जो था, न्यू दिल्ली टेलीविज़न जो है के नाम से एक चैनल चलता था, बहुत मोतबर इदारा था मुल्क में। उसको जो है एक मोतबर संजीदा इदारे के तौर पे लोग देखते थे और उसकी खबरें लोग जो है सुनते थे। और उस ज़माने में जब आज तक और दीगर चैनल जो हैं, वो रिपब्लिक हो, आज तक हो, ABP हो, मुख्तलिफ चैनल जो हैं, जब उन चैनलों पे खबरें आती थी तो लोग तस्दीक के लिए NDTV का रुख करते थे। इतनी ऑथेंटिसिटी थी NDTV की। लेकिन और सबसे अहम बात ये कि ये जो है बाएं बाजू का जो है तर्जमान, यकीनन JNU के जो है लोग थे वहाँ पे काम करने वाले, जो JNU के जो तलबा वहाँ से निकलते हैं उनके बारे में हमेशा कहा गया है कि वो जो है इनकलाब की बात करते हैं। तो यकीनन एक इनकलाब बर्पा कर रहा था, लेकिन गैर महसूस तौर पे अननोन कंपनियां कायम करके, ऐसी कंपनियां जो नई नई कंपनियां कायम करके उसके जो मतलब है कि उसके शेयर्स ख़रीदे गए, थोड़े थोड़े करके शेयर्स ख़रीदे गए। 60-70% शेयर्स जब ख़रीद दिए गए तो अचानक डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो कंपनियां थीं जिन्होंने शेयर्स ख़रीदे थे ये अडानी की कंपनियां थीं। अब अडानी का शेयर जब वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो फिर मजबूरन पुरनो राय जैसे जो है सहाफ़ी को रिज़ाइन करना पड़ा और फिर जो है एक रवीश कुमार जैसे सहाफ़ी को रिज़ाइन करना पड़ा, पूरी टीम को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा NDTV। और आज NDTV की क्या हालत कर दी गई है, ये तो एक मिसाल है जी। ये तो जो है इसको जब इन्होंने नहीं माना, ये मजबूती से खड़े थे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इनको कैसे तोड़ा गया, किस साजिश के तहत तोड़ा गया। तो ऐसी तो बहुत सारी मिसालें फैली हुई हैं इस मुल्क में। तो इस मुल्क में अगर आप करप्शन की बुनियाद पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं या करप्शन की बुनियाद पे हुकूमत चलाना चाहते हैं तो फिर यकीनन ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक बात है। सही है, यकीनन। देखिए आप अगर आप सहाफ़त के गले में फंदा डालकर सहाफ़त को सूली तख्तेदार पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जो मजलूम अवाम है, मजलूम आवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये यकीनन ये सच बात है। सैयद साहब हम अब रुख करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ, जहाँ पर जिसके साथ उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और बहरिया के जो सरबराहान हैं उन्होंने ये उनको जानकारी दी है कि जो तमाम अफवाज जो हैं, हिंदुस्तान की तमाम अफवाज जो हैं वो पहलगाम दहशतगर्द हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक अहम बात ज़रूरी है, जैसा कि इससे पहले वो इंडस ट्रीटी को जो बंद करने का मामला हुआ था, आज पानी बंद कर देने की खबरें जो हैं वो खबरें मौसूल हुई हैं। आज सवेरे से ही वो जो पानी का बहाव था, बहाव को रोक दिया गया है और फिर ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि जो जवाब देना है। सज्जाद साहब हम मुसलसिल देख रहे हैं, ये वाक़या पेश आया, पहलगाम का दहशतगर्द वाक़या पेश आया, उसके बाद से सिर्फ बंदर भपकियाँ दी जा रही हैं। अपोजिशन जो है पूरी तरीके से तैयार है, हुकूमत का हर मुमकिन ताउन करने के लिए अपोजिशन तैयार है, मुल्क की आवाम हुकूमत के हर फैसले को कबूल करने के लिए तैयार है। फिर क्यों सिर्फ वार्निंग दी जा रही है, क्यों सिर्फ इंतबाह दी जा रहा है? तीसरा फरीक
हम जिस तरीके से हमने बबांग दहल ये कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमने कहा है, सलामती काउंसिल में भी अक़वाम मुत्तहिदा की हमने कहा है, बहैसियत हिंदुस्तान हमने ये कहा है कि कश्मीर के मामले में हम तीसरे फरीक को कभी मदाखलत करने नहीं देंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम हल करेंगे। तो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है वो कश्मीर का जो हमारा अंदरूनी मामला है उसी का हिस्सा है। जिस तरीके से हमने, तो किसी की बात सुनने की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी का मशवरा हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से माजी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया कामयाब, उसी तरीके से आप कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए आप, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ मैं, आप देखिए मुसलसिल इजलास हो रहे हैं, कभी वजीर दाखिला के साथ हो रहे हैं, कभी वजीर दिफा के साथ हो रहे हैं, कभी आला ओहदेदारान के साथ हो रहे हैं, कभी सलामती काउंसिल के मुशीर के साथ हो रहे हैं, और उसके बाद फिर अब ये इंडियन एयरफोर्स और फिर बहरिया के जो सरबराहान हैं उनके साथ। वजीर आजम सिर्फ इजलास क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान की अवाम पहलगाम दहशतगर्द हमले पर अपना बदला चाहती है। आप बदला लें, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरा मुल्क वजीर आजम के फैसले के साथ खड़ा हुआ है। ना सिर्फ अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें, उन्होंने भी खुलकर ये कहा है कि हम हुकूमत के हर फैसले, आप बदला लें, सबसे पहले आप बदला लें। बिल्कुल। देखिए कल भी कांग्रेस के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, तो जिसमें कांग्रेस ने दो टोक अंदाज में कहा कि तुम जो है अटैक करो, कांग्रेस चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ी है। अरे पूरा मुल्क खड़ा रह जाएगा। बिल्कुल। देखिए कांग्रेस तो सबसे बड़ी अपोजिशन है। जब कांग्रेस ये कह रही है कि हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं, आप हमला कीजिए, आप बदला लीजिए, तो फिर अब कौन सी वो चीज़ है जो है आपको रोक रही है? यकीनन आपने कहा है कि 22 तारीख को हमला होता है पहलगाम का, 22 तारीख से लेके अप्रैल के 5 मई हो गए, 5 मई तक सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं। वज़ीर आज़म जो है सऊदी अरब से दौरा मुख्तसर करके आते हैं, एयरपोर्ट पे ही लोगों को बुला के मीटिंग लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि जो है एयरपोर्ट पे ही, जो इतना टाइम ही नहीं है अपने पास के एयरपोर्ट पे मीटिंग हो गई है, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन इजलास होता है, कुल जमाती इजलास, उससे गैर हाजिर हो जाते हैं। आप बिहार के इलेक्शन में चले जाते हैं। बिल्कुल। जाके बिहार में देखिए, बिहार के इलेक्शन में भी लोगों ने नोट किया और कहा कि वहाँ पे बिहार के इलेक्शन में स्टेज पे खड़े होके मोदी जी जो है मुस्कुरा रहे थे, क़हक़हे लगा रहे थे। उनके चेहरे पे कोई इतना, मतलब एक इतना बड़ा वाक़या हो गया पहलगाम का, मासूम सयाहों को जो है शहीद कर दिया गया है, गोलियां मार दी गई। तो आपके चेहरे पे, आप इमरजेंसी जो है दौरा तर्क करके सऊदी अरब से आए, आपने एयरपोर्ट पे इमरजेंसी मीटिंग ली, लेकिन दूसरे दिन आप बिहार चले गए और बिहार में आप स्टेज पे लोग देख रहे हैं कि आप क़हक़हे लगा रहे हैं। आपके चेहरे पे कोई जो है गम नहीं है, आपके चेहरे पे कोई फ़िक्र नहीं है, आपके चेहरे पे कोई तशवीश नहीं है। ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यकीनन ये बहुत तशवीश की बात है। गुज़िश्ता रोज़ भी जैसा कि आपने कहा, बहरिया के जो है सरबराह को बुलाया गया, मीटिंग की गई, एयर चीफ मार्शल को बुलाया गया, मीटिंग की गई। मीटिंग करने का आप फैसला लीजिए। देखिए इससे पहले जब उरी का मामला पेश आया था जी, आप उस वक्त आपने मीटिंग नहीं ली जी। उसके बाद फिर हमारे पुलवामा में जब दहशतगर्दों का हमला हमारे फौजी जवानों पर हुआ, उस वक्त आपने कोई इजलास तलब नहीं किया। फिर अब इजलास तलब करने की आपको क्या अशद ज़रूरत पड़ गई? आप सीधा फैसला लीजिए। आप, हमारी फ़ौज आपके साथ तैयार खड़ी हुई है। मुल्क की आवाम वजीर आजम के फैसले का सर खम तस्लीम करेगी फैसले को। बिल्कुल। आप जाइए, तहस नहस कर दीजिए। आप हमारे जो लोग जान गई है, जिनकी जो मासूम शहरियों की जो जान गई है पहलगाम मामले में, आप उनका बदला लीजिए। बिल्कुल। देखिए सारा मुल्क जब कह रहा है आपसे कि जो है आपको, देखिए वैसे ही आपके ताल्लुक से आपने जो अपना इमेज बनाई हुई है, 56 इंच की छाती वाले हैं, विश्वगुरु की इमेज आपने बनाई हुई है। विश्वगुरु है, 56 इंच की छाती है। नहीं सदर साहब, थोड़ा सा यहाँ पे इख्तिसार कर लेते हैं क्योंकि हमें इशारा भी मिल गया, हमारा काम खत्म है। एक अहम खबर है ये, इस खबर पे हमें बात करना निहायत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कशीदगी में जब इजाफा होता है तो सलामती काउंसिल बंद कमरे में इस मौजू
मौजू पर बात करता है। सलामती काउंसिल को कोई इख्तियार नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी पर बात करने का। सलामती काउंसिल को कोई इख्तियार नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। दहशतगर्दी आलमी खतरा है, दहशतगर्दी की सारी दुनिया में दहशतगर्दी का जो भी वाक़यात हो रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, मगर हमारे शहरी, हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी जो है वो पहलगाम दहशतगर्द हमले में उनकी जान गई है, मासूम लोगों की जान गई है। तो हमें चाहिए सलामती काउंसिल को इस मामले में मदाखलत करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप बंद कमरे में इजलास क्यों कर रहे हैं? देखिए, सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा ने तो जो है फ़लस्तीन पे इजराइल के हमले को गैरकानूनी करार दिया था और नेतन्याहू को मुजरिम जंगी हासिल कुछ हुआ? आज भी गाजा बल्कि पूरे फलस्तीन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे गाजा को खंडर कर दिया गया। ना सिर्फ गाजा, मगरिबी किनारा के बाद गाजा की बारी आई थी, ना सिर्फ गाजा बल्कि मुकम्मिल फलस्तीन जो है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल, फलस्तीन के खात्मे के जो है करीब आज हालात हो गए हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलामती काउंसिल चाहता क्या है। यकीनन आपने जो है जो नुक्ता उठाया है कि सलामती काउंसिल को हमारे मामलात में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप फ़लस्तीन को नहीं बचा सके तो फिर आपको एक इख्तियार किसने दिया कि आप हर जो है जगह अपनी टांग अड़ाएं, हर जगह अपनी टांग अड़ाएं। तो यकीनन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है। तो ये इंडिया जो है बहुत ताकतवर मुल्क है और इंडिया जो है अपने हालात को से निमटने का आज नहीं, हम वतन की आज़ादी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक एक वफाकी और खुद मुख्तार ताकत है और रहेंगे। सलामती काउंसिल को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो नुमाइंदा हिंदुस्तान का जो नुमाइंदा सलामती काउंसिल में, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये दो टोक तरीके से सलामती काउंसिल में ये कहे कि हमारे मामले में आपको मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी में अगर इजाफा होता है तो हम उससे निपटेंगे और हमको यकीनन इस जो पहलगाम दहशतगर्द हमला है उसका बदला हमें पाकिस्तान से लेना है। दो टोक अंदाज में अगर आप सलामती काउंसिल में अगर कहेंगे, जनरल असेंबली का जब भी इजलास होगा उसमें अगर आप कहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वो यकीनन देखिए, उन्होंने घुस के मारा है जी, उन्होंने घुस के मारा है, यहाँ पे आके घुस के मारा है। तो यकीनन इसका बदला लेना जो है ये इंडिया का अपना जो है सवाबदीद पे, इंडिया की सवाबदीद पे जो है वो इंडिया फैसला करेगा। सलामती काउंसिल को फैसला करने की या इसमें मुदाखलत करने की या इसमें अपनी नाक जो है घुसाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है इस मामले पे भी हिंदुस्तान को भी जो है इस मामले पे जो है फौरी जो है सलामती काउंसिल पे रोक लगानी होगी कि आपको यहाँ के मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन सलामती काउंसिल को दो टोक अंदाज में ये कह देना चाहिए कि हमारा ये मामला है, हमारे शहरी, हमारे मासूम शहरी जो वहाँ पर हुकूमत पर जिन्होंने भरोसा करके कश्मीर का बतौर सयाह दौरा किया था, उनकी जानें गई हैं। तो उनकी जान और माल का बदला लेने के लिए हम खुद फैसला कर सकते हैं। सलामती काउंसिल इस मामले में किसी किस्म की मदाखलत ना करे। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।